दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2017 इंट्रेंस एग्जाम का टाइप नंबर 5 जो है देखने वाले हैं। इसके पहले टाइप 4 तक जो है हम लोग देख चुके हैं, यानी कि उसमें जो है हम लोग 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को कर चुके हैं। यानी कि 2017 इंट्रेंस एग्जाम में जो भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 40 को क्वेश्चन कर चुके हैं। और ये जो है आपका आज का सेशन जो है ये 2017 इंट्रेंस एग्जाम का मैथ का जो सेशन है उसका लास्ट है। ओके, तो इसमें जो है लास्ट यानी कि 40 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो ये भी जो है क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से, क्योंकि ये पूछा गया सभी क्वेश्चन है। तो जो है इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो कैसे पूछे जाते हैं, कितने मॉडरेट होते हैं या किस किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। ओके, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग का आज का 41 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 41 नंबर क्वेश्चन। तो आपको दे रखा हुआ है क्या कि यदि 1/x + y = 1/x + 1/y, x does not equal to 0, y does not equal to 0 एंड x does not equal to y, यानी कि x y के बराबर नहीं है, तो आपका x³ और माइनस में y³ का मान क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दे रखा हुआ है उसको हम लोग बोर्ड पे लिख लेते हैं। क्या दे रखा हुआ है, 1/x + y = आपका क्या दे रखा हुआ है, इसके बराबर 1/x + में 1/y। और आपको फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है, x³ और माइनस में y³। यही आपको फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू आपको मालूम करना है कि आखिर कितना होगा इसका वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग इसी इक्वेशन, ये जो आपको दे रखा हुआ है इसी से इस आगे के प्रोसेस को करते हैं पूरा। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 1/x + y है, 1/x + y हो गया। ओके, इधर देख रहे हैं तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x और y का एलसीएम आपका x और y हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे y हो गया प्लस में यहाँ पे x हो जाएगा। बट्टा का जोड़ जिस तरह बनाते हैं उस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। ओके, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो जब तिरछी गुना करेंगे तो हाई x y इधर आ जाएगा और इधर में आपका ये y + x है। तो y + x है या x + y, दोनों का बात जो है एक ही हुआ, यानी कि पहले y लिखिए पहले x लिखिए, बात एक ही हुआ। इसलिए हम जो है सीरीज में लिख रहे हैं ताकि जो है कन्फ्यूजन वगैरह क्लियर ना हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + y, और ये जो है इसमें आकर गुना हुआ है तो ये भी आपका x + y हो गया। ओके, अब इसके बाद देख रहे हैं आप तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो है x + y और x + y, यानी कि x + y का होल स्क्वायर के रूप में बन रहा है। यानी कि आपका ये आपका xy हो गया और इधर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x + y का होल स्क्वायर होगा। x + y का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। x + y का होल स्क्वायर तो क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, x² + y में स्क्वायर और प्लस में 2xy। ओके, अब भाई एक्स वाई जो है इधर है, इसको इधर लेके चले जाते हैं। तो इधर लेके जाएंगे तो भाई x² बच रहा है, y² बच रहा है और प्लस में आपका 2xy है। भाई इधर जाएगा तो माइनस में xy हो जाएगा, यानी कि 2xy में से एगो xy माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, एगो xy बचेगा। और इधर क्या बचेगा, आपका 0 बचेगा। यानी कि आपका x² y² प्लस में xy = आपका 0 आ गया, ये आपका 0 आया। अब जो आपको फाइंड आउट करना है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। x³ - y³ फाइंड आउट करना है तो आपको याद होना चाहिए a³ - b³ का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, a³ - b³ आपका होता है a - b इंटू में a² + b² और प्लस में ab होता है। क्या होता है, प्लस में ab। ये आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला होता है। इस तरह जो है इसको आगे बढ़ाएंगे एक a³ - b³ के फॉर्म में। तो a³ - b³ के फॉर्म में ये है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x - y, फॉर्मूले के हिसाब से x - y हो जाएगा। उसके बाद x² + y², यानी कि a की जगह पर x है, b की जगह पर y है तो इसलिए उस तरह ही लेके चलेंगे। और उसके बाद प्लस में xy हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपका जो है x² + y² + xy का मान 0 दे रखा हुआ है, आप ज्ञात कर चुके हैं। ओके, तो जब 0 ज्ञात कर चुके हैं तो x - y इसी तरह रहने देते हैं और ये पूरा के जगह पर क्या लिख लेते हैं, हम लोग 0 लिख लेते हैं। और ये पूरा क्या है, गुना में है और इंटू में है, यानी कि गुना में है तो ये 0 हो गया। अब 0 में किसी भी अंक संख्या से आप गुना कीजिएगा तो वो क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। और यही जो है आपका एक यहाँ पे x³ और -y³ का वैल्यू होगा 0 और यही जो है आपका सही उत्तर होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं।
तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में 0 आपका दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं एक बार और कर लेते हैं। 1/x + y इक्वल टू 1/x + 1/y दे रखा हुआ था आपका, ये भी बोल रहा था कि x डज नॉट इक्वल टू 0, y डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x डज नॉट इक्वल टू y, x भी y के बराबर नहीं था, यानी कि आप यहाँ पे x और y का मान अपने से पुट नहीं कर सकते हैं। तो और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था कि एक x³ - y³ था, x³ - y³ आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था। तो हम लोग को जो दे रखा हुआ था उससे जो है हम लोग क्या निकाले, x² + y² + xy = 0 निकाल लिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x² और y² + xy जो है इसमें इसके फॉर्मूले में आता है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाए। तो इसको जब हम आगे बढ़ाए तो x - y और इंटू में x² + y² + xy, इसका मान हम लोग का 0 यहाँ पे ज्ञात हो चुका है। तो 0 रखेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो आपका क्या देगा, 0 ही देगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो आपका ये जो है आपका दे रखा हुआ है कि आप बोल रहा है कि संख्याओं 7, 14 ए तथा 28 का समांतर माध्य 20 है, तो ए का मान ज्ञात करें। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये आपका औसत मान के चलिए, औसत से दे रखा हुआ है। संख्या क्या क्या दे रखा हुआ है आपका, 7, 14 ए और 28 संख्याएं है कितना, 7, 14 ए और आपका 28 दे रखा हुआ है। 28 दे रखा हुआ है, आपका माध्य दे रखा हुआ है, समांतर माध्य दे रखा हुआ है। समांतर माध्य इक्वल टू आपका क्या दे रखा हुआ है, समांतर माध्य इक्वल टू 20 दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है आपका, 20 दे रखा हुआ है। तो 20 जब दे रखा हुआ है तो 20 लिख लेंगे। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या कितना है वो, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का योग बटा संख्या, जितना संख्या होगा उतना से भाग कर देंगे। तो समांतर माध्य यानी कि औसत का फॉर्मूला आपको क्या है, सभी संख्याओं का योग और बटा में जितना संख्या है उससे भाग कर दीजिएगा, वो आपका औसत रहेगा। और औसत कहिए या माध्य कहिए, बात एक ही हो गया। ओके, दोनों का यानी कि एक चिड़िया का 4 नाम होता है, यानी कि इस तरह एक चिड़िया का 2 नाम। ओके, तो इस तरह समझिए। तो समांतर माध्य यानी कि सभी संख्याओं का योग, तो 7 + 14 प्लस में a और प्लस में 28। ओके, और बटा में संख्याओं की संख्या 1, 2, 3, 4 गो है तो 4 से भाग कर लीजिए। और यहाँ पे आपका दे रखा हुआ है इसका मान है कितना, 20। और आपसे फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला था, ए का मान फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो इसलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ए का मान ज्ञात कर लेंगे। अब ये 4 जाके इसमें गुना हो जाएगा, तो 7 और 14 21, 21 में 28 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। यानी कि ए प्लस आपका ऊपर में कितना आ रहा है 49, और इधर ये 4 जाकर इसमें गुना हो जा रहा है, तो 20 चौका 80 हो गया। अब इसलिए यहाँ से ए आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस में है 49, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 49 माइनस हो जाएगा, तो घटा लेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7 में से 4 घट गया 3, यानी कि 31 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि ए का मान जो है 31 आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कितना दे रखा हुआ है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी में इस क्वेश्चन का सही उत्तर दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। नाउ इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियोज। ओके, यदि आपको कोई प्रॉब्लम इसके बाद भी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो दे रखा हुआ था, संख्याएँ दे रखा हुआ था 7, 14 ए और 28। हम लोगों को समांतर माध्य भी दे रखा हुआ था 20। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का एडिशन ऑफ नंबर बाटा में, और जितना नंबर है उससे आप भाग कर दीजिएगा तो वो आपका क्या आ जाएगा, समांतर माध्य। यानी कि संख्याओं का योग और बटा में संख्याओं की संख्या, यानी कितना संख्या है उतना से भाग कर दीजिएगा तो वो आपका माध्य आएगा। मिड आएगा, उसके बाद माध्य कहिए या औसत कहिए, बात एक ही हुआ, इसीलिए घबराना नहीं है। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ए इक्वल टू आपको ज्ञात करना था, ए इक्वल टू 31 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो गया। तो आई होप हमारे बातों को आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो अगला क्वेश्चन जो है फिगर से दे रखा हुआ है, और ये जो है हमने काफ़ी बार करा चुका है, ट्रिक वाले क्वेश्चन में भी करा चुके हैं, और जो वृत्त पढ़ा रहे थे उसमें भी करा चुके हैं, और जो चतुर्भुज पढ़ा रहे थे उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन करा चुके हैं। ये आई होप कि आप यदि उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको यहाँ पे जो है डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर दिख रहा होगा, मौखिक रूप से ही इसका आंसर बता सकते हैं। आपको एक फिगर बनाया कर दे रखा हुआ है, फिगर ऐसे आपका एक वृत्त है, उसके बाद जो है वृत्त में ये आपका व्यास दे रखा हुआ है, और ये व्यास में ये आपका
ये जो है बिंदु ओ है और यहाँ से आपको एक चतुर्भुज बना कर रखा हुआ है। ये आपका चतुर्भुज बना दिया है, ऐसे एक चतुर्भुज बना दिया है। और यहाँ पे आपको मिलाया है क्या, ये वाला ऐसे मिला दिया है। इसका नाम रख दिया है P और इसका नाम रखा हुआ है Q R और इसका S और इसका जो है एंगल दे रखा हुआ है आपका 130। ओके, अब 130 इसका एंगल दे रखा हुआ है और ये जो है बोल रहा है कि ये वाला जो है आपका समकोण है। तो हम जब वृत्त पढ़ाए थे तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कराए हैं, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि हमारे वृत्त वाले चैप्टर को आप पढ़े हैं तो देखे हैं तो, अन्यथा तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अब देखिए वृत्त पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि वृत्त के अंदर कोई भी चतुर्भुज बनेगा वो चक्रीय चतुर्भुज होगा और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने ये वाली और ये वाली आमने सामने की भुजाएं जो है उनका योग जो होता है 180 होता है। तो ये जो है आपका 180 होगा और इन दोनों का आमने सामने, ये वाला आमने सामने दोनों का योग आपका 180 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। शायद इसी को फाइंड आउट करना है, देख लेते हैं। आर पी क्यू नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को पी एंगल यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपको तो ये वाला जो है यहाँ से जो है चक्रीय चतुर्भुज है, ये वाला और ये वाला दोनों का एंगल का योग जो है आपका 180 होगा और 180 में से हाई आपका 130 हो गया तो हाई आपका कितना हो जाएगा, 50 होगा। क्यों, क्योंकि हाई दोनों का योग आपका 180 होना चाहिए था, 180 तो नहीं हो रहा है ना। यदि आप 130 माइनस कर दीजिएगा 180 में से तो आपका 50 आएगा और 50 कौन सा एंगल होगा, ये वाला 50 एंगल हो गया। यानी कि इस एंगल का मान 50 आपका आ गया चक्रीय चतुर्भुज के फॉर्मूले से, चक्रीय चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट से। ओके, अब उसके बाद ये 50 आ गया तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक आपका त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज में ये जो है समकोण दर्शाया हुआ है। तो समकोण मतलब ये वाला आपका 90 डिग्री बता रहा है। यहाँ पे ये वाला समकोण का मतलब इस तरह जब भी आपको दिखेगा चिन्ह तो समझिए कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब जो है आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है 180। तो आपका ये हो गया 50 और ये हो गया 90। तो 90 और 50 140 और 140 में 40 जोड़िएगा तो आपको 180 आएगा। तो ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री होगा और यही जो है आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन में 40 डिग्री देख रहे हैं, कौन सा है तो देख ले रहे हैं। 40 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, या इसके बाद भी आपको पूरा समझ में कतई नहीं आ रहा है तो जाके हमारे वृत्त वाले चैप्टर को देखिए। वृत्त वाले चैप्टर में इसको हमने बताया है कि कैसे जो है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जो है एक दूसरे के योग का 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आई होप हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपका क्या बोल रहा है कि एक घनाभ की माप जो है 2:1 के अनुपात में है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपका 144 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो आपको दे रखा हुआ है जो घनाभ में जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होता है तीन ही होना होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो दे रखा हुआ है रेशियो में दे रखा हुआ है 2:1। तो हमने क्या बताया था कि जब भी हम रेशियो को हटाएंगे तो क्या करेंगे, रिव्यू करने के लिए हम लोगों को 1 से लेकर चलना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि घनाभ की लंबाई लंबाई 2 अनुपात में है। तो 2 अनुपात को हम लोग क्या लिख लेते हैं 2x। ओके, और आपका चौड़ाई क्या देखा हुआ है, चौड़ाई भी 2 अनुपात में है तो इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं 2x। और उसके बाद ऊंचाई दे रखा हुआ है आपका 1 रेशियो में दे रखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं 1x, यानी कि x हो गया। ओके, अब उसके बाद जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हुआ है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है 144 दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है, आई होप 144 है, जी हाँ 144 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। तो वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए। ओके, अब देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका 2 × LB + BH + HL, यानी कि 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस में ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुने लंबाई, और बराबर में इसका जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना दे रखा हुआ है 144 दे रखा हुआ है। तो 144 के बराबर कर देंगे। अब उसके बाद इसका मान जो है यहाँ पर रख देंगे 2 × में लंबाई क्या माने है 2x, तो 2x, और उसके बाद चौड़ाई भी 2x माने हैं तो 2x से गुना, और उसके बाद प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल b,
2x, तो 2x यानी कि चौड़ाई 2x हो गया, और उसके बाद ऊंचाई x है तो इसमें x से गुना कर देंगे, उसके बाद प्लस में फिर ऊंचाई x है तो x और लंबाई क्या है 2x, तो 2x से गुना। ओके, अब देखिए यहाँ पे 144 के ये बराबर है, 144 के बराबर हो गया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2 जो है इसको कैंसिल आउट कर देगा कितना बार में, 72 बार में, तो 72 बार में कैंसिल आउट हो गया। ओके, ये बराबर के बराबर में है तो इसलिए 72 से कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुना है, ये इधर आएगा, ये 2 इधर आएगा तो भाग में, तो यहीं से आप डायरेक्ट काट लीजिए 72 बार में 144 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 दूना 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और प्लस में 2x इंटू में x, तो 2 एकम 2 एक्स स्क्वायर और प्लस में x में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर क्यों हो रहा है। ओके, गुना में x है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे x और 2x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इक्वल टू में आपका 72 है तो 72 हो गया। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, 4 4 8x स्क्वायर हो गया। ये कितना के बराबर हो गया 72 के बराबर, तो ये आपका 8 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर आपका 72 और बटा में 8 यानी कि 8 9 72, 9 आ गया। x स्क्वायर का मान आपका 9 आया, कितना आया यहाँ पे लिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर का मान जो है आपका 9 आया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट अंडर 9 यानी कि आपका 3 आएगा। x का मान 3 आ गया, तो आपको क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आपको घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अब कहाँ दिखे, यहाँ पे आयतन बराबर आपका क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, L गुने B गुने H होता है। तो आपका x का मान जो है फाइंड आउट हो गया, तो यहाँ से आप इस सबका जो है x का मान रख कर यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 3, यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 3 दूना 6 यानी कि 6 हो गया, और यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पे भी 6, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट अब 6 और 6 रख कर लिख लेते हैं। यहाँ पे 6 36 36 में 3 से गुना होगा, आपका 108 हो जाएगा, और यही 108 जो है घनाभ का आयतन होगा, और यही जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं एक बार और देख लेते हैं। घनाभ की लंबाई आपका 2 रेशियो में दे रखा था, चौड़ाई जो है 2 रेशियो में, और ऊंचाई जो है 1 रेशियो में। यहाँ पे 2 to 1 के रेशियो में दे रखा हुआ था, तो हम लोग लंबाई 2x मान लिया और चौड़ाई 2x मान लिया, ऊंचाई 1x मान लिए। क्यों मान लिए, क्योंकि जब हम अनुपात यानी कि रेशियो को हटाएंगे तो एक जो है चर को यानी कि कॉन्स्टेंट को लेके साथ में चलेंगे, तो यहाँ पे 2x और x हो गया। अब यहाँ से आपको दे रखा हुआ था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 144, तो 144 के बराबर कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले पर बैठा देंगे, तो यहाँ से आपका जो आएगा आपका 8x स्क्वायर बराबर 72 आ जाएगा, और यहाँ से x का मान जो है आपका कितना आ गया 3 आ गया। जब x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो हम लोग जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो लंबाई ज्ञात करेंगे तो 2 गुने x का मान 3 है, तो 2 3 6, यहाँ पे भी 2 3 6, यहाँ पे 3 एकम 3 तो 3। अब यहाँ से आपको घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन बराबर क्या होता है L गुने B गुने H, यानी कि L B H होता है, तीनों में गुना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में गुना, तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में तीनों से गुना कर देंगे तो 36 और 36 में 3 से गुना करेंगे तो 108, और यही 108 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो सही है, नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या समुच्चय एक दे रखा हुआ है, और समुच्चय का जो अव्यय है उसको दे रखा हुआ है, और उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका सेट से है, यदि आप 11th में पढ़े होंगे तो आपको एक सेट बनाया होगा, तो आपको ये जो है फाइंड आउट करने में काफ़ी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यदि नहीं आ रहा है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो समुच्चय बराबर क्या होता है, समुच्चय जो है आपको दे रखा हुआ है, यहाँ पे एक सेट दे रखा हुआ है समुच्चय ए बराबर आपका ये दे रखा हुआ है, बी दे रखा हुआ है, सी दे रखा हुआ है और डी दे रखा है। अब यहाँ से आपको फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है कि इसमें उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करें। तो उप समुच्चयों की संख्या यानी कि जब भी सेट रहता है, सेट दिया रहता है, तो उसमें उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, उसको लिख लेते हैं, उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है 2 का पावर n। अब n ये क्या होता है, जहाँ n जो है आपका, जहाँ n जो है अवयव है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या होता है। क्या होता है, अवयवों की संख्या। तो n आपका अवयवों की संख्या होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग जो है n का मान रख देंगे। अवयवों की संख्या कितना है 1 2 3 4,
एक ए 2 3 4 4 गो है, तो 2 के पावर n की जगह पे 4 रख देंगे। अब 4 रख दिए तो 2 के पावर यानी कि 4, यानी कि 2 को 4 बार लिखकर गुना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 को जो है उप समुच्चय होंगे। इसके कितना होंगे समुच्चय, उप समुच्चय 16 को होंगे, और यही 16 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ये हमने बोला था कि जब भी आपसे सेट या समुच्चय यानी कि समुच्चय फलन से कोई भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इंट्रेंस एग्जाम में, ITI में, तो जो है काफ़ी सिंपल आते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं, जो भी 11th चैप्टर से आएगा तो वो जो है बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन होगा वही आएगा। ज़्यादा वीक जो है हार्ड में नहीं आता है, ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आता है, मॉडरेट लेवल का नहीं आता है, जो बेसिक रहता है वही आता है। तो बेसिक ही था, आपको एक समुच्चय दे रखा हुआ है और उसमें जो है उप समुच्चय को ज्ञात करने के लिए बोला है कि उप समुच्चय की संख्या कितना होगा। तो उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, 2 का पावर n। ये याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी आता है। ओके, तो आई होप आप इसको याद रखिएगा। तो 2 के पावर n का मान जो है अवयवों की संख्या होता है। तो अवयवों की संख्या कितना है, 4 गो है, तो 4 यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 2 को 4 बार लिखकर गुना, तो 2 को 4 बार लिखकर गुना करेंगे तो जो 16 आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, इसका कितना है। ऑप्शन नंबर ए में है, इसका 16 दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त यदि अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो 46 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपका 46 नंबर क्वेश्चन जो है ट्रिगो से है, आपका त्रिकोणमिति से दे रखा हुआ है। यदि x = a sec थीटा और y = b tan थीटा है, तो आपका x² / a² - xy² / b² का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड को यूज करना है यहाँ पे। आपको जो दे रखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको लिख लेते हैं। आपको दे रखा हुआ है क्या कि यदि आपका जो है, यदि x = आपका a sec थीटा दे रखा हुआ है, a sec थीटा, और उसके बाद जो दे रखा हुआ है y = दे रखा हुआ है y = b tan थीटा। क्या दे रखा हुआ है, b tan थीटा। और आपको वैल्यू फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू जो फाइंड आउट करना है वो आपका x² बटा a² माइनस में y² बटा में b², यही आपको फाइंड आउट करना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको माइंड को यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ से आपको क्या 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 ज्ञात करना है, सेक थीटा आप ज्ञात कीजिएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए जो है इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी x बटा a बराबर आपका ये इधर आपका सेक थीटा हो गया। ओके, अब इसको लेके चलिएगा तो भाई b को इधर लेके आएंगे तो y बटा b हो जाएगा, यहाँ पे गुना में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, और बटा बराबर में ये क्या हो जाएगा, tan थीटा के बराबर। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि सेक थीटा के बराबर x/a और tan थीटा के बराबर y/b। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि x और a, तो x और a, तो यानी कि आपका इसको आप क्या लिख सकते हैं, x बटा a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में y बटा b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब x बटा a का मान आप यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं, वो क्या है आपका सेक थीटा। तो यहाँ पे आप सेक थीटा लिख लीजिए, सेक थीटा और इस पूरा का होल स्क्वायर माइनस में आपका y/b दे रखा हुआ है tan थीटा, तो tan थीटा का होल स्क्वायर, तो tan थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और एक बार आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में ये आपका tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये जो है एक फॉर्मूला बन गया। अब जब आपको हमने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा वो कितना के बराबर होता है, वो आपका 1 का बराबर होता है। ये आपका फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपका वही आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आपका 1 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा ये नहीं करना था। तो ये जो है आपका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है 1, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो इस यहाँ पे भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन यानी 47 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपका क्या बोल रहा है, ये जो है त्रिभुज से है, बोल रहा है किसी समकोण त्रिभुज के आधार और अभिलंब क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, उसके समकोण वाले शीर्ष से कर्ण की लंबवत दूरी ज्ञात करें। तो आपको जो एक फिगर दे रखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर नहीं दे रखा हुआ है, फिगर टाइप का आप क्या कर लीजिए यहाँ पे बना लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए। मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका ए बी सी समकोण हो गया, ये आपका समकोण वाला कोण हो गया। अब इसमें जो है आपका आधार और अभिलंब, यानी कि आधार जो दे रखा हुआ है आपका 12 दे रखा हुआ है, सॉरी आधार जो है आपका 12 दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे आधार ये वाला हो गया,
आधार 12 हो गया और अभिलंब जो है 5 दे रखा हुआ है। ओके, 12 और 5 दे रखा हुआ है। और बोल क्या रहा है आपका, यहाँ से यहाँ यानी कि लंबवत दूरी कर्ण पर, ये कर्ण हो गया, इस कर्ण पर लंबवत दूरी जो है आपका क्या होगा, ये वाला आप इसको डी मान लीजिए, यानी कि बी डी आपको इसका दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो है दूरी कितना होगा, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे एगो सिर्फ रूल याद कीजिएगा, जब भी आपको समकोण त्रिभुज में इस तरह आपका लंब और आधार दे दिया रहा है और बोले कि यहाँ पे समकोण वाले कोण से कर्ण पर लंबवत दूरी जो है कितना होगी, फिर से एक बार ओके, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दे रखा हुआ हो और आपसे पूछे कि समकोण जो कोण है, समकोण के शीर्ष से और ये आपका कर्ण पर लंबवत दूरी जो है वो क्या होगी, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा बी डी, यानी कि हई बी डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, हई दोनों का गुणनफल, क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल। तो 12 गुने 5, 12 5 60, दोनों का गुणनफल। और है जो कर्ण होगा ना, कर्ण, इस कर्ण से भाग कर दीजिएगा। तो कर्ण क्या है, आपको कर्ण नहीं दे रखा हुआ है तो AC आप कर दीजिए। अब यहाँ पे कर्ण तो दे नहीं रखा हुआ है, तो आप कर्ण तो आसानी पूर्वक आप पाइथागोरस प्रमेय को लगाकर निकाल सकते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर यहाँ पे 12 और 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 25 और आपका यहाँ पे 144 यानी कि 169 आपका रूट अंडर में आ गया। 169 किसका वर्गमूल है, आपका 13 का, यानी कि 13 जो है आपका AC बराबर 13 आ गया। यहाँ पे जब AC बराबर 13 आ गया तो डायरेक्ट यहाँ पे AC की जगह पर आप 13 रख दीजिए, तो 12 गुने 5 और बटा में 13। ओके, अब 12 50 यहाँ पे 60 हो जाएगा, 12 50 60 बटा में 13। अब यहाँ पे ये आंसर दे रखा हुआ है तो सही है, नहीं दे रखा हुआ है तो इसको और आगे बढ़ाएंगे, नहीं दे रखा हुआ है तो इसको पूर्णांक में तोड़ लेते हैं। तो 33 40 चौका 52 यानी कि 4.8 बटा 13 हो जाएगा। ये जो है आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा और यही जो है आपको एग्जाम में आंसर भी करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार और, आपको जब एक समकोण त्रिभुज दे रखा होगा और आपको आधार और लंब दोनों भी दे रखा होगा और यदि आपको कर्ण भी दे रखा होगा तो आपकी डायरेक्ट आपको पूछेगा कि समकोण वाले शीर्ष, जो समकोण वाला शीर्ष है यहाँ से इस कर्ण पे लंबवत दूरी यानी कि ये वाला आपको ज्ञात करने के लिए जब भी पूछेगा समकोण त्रिभुज में, तो आप क्या डायरेक्ट क्या कीजिएगा, है दोनों, है लंब और आधार दोनों में गुना और बाटा में कर्ण से भाग कर दीजिएगा। है या है दोनों में गुना कर दीजिएगा और भाग कर दीजिएगा कर्ण से, वही जो आएगा वो आपका समकोण से जो है कर्ण तक की दूरी आएगा, लंबवत दूरी। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आकृति दे रखा हुआ है, आकृति में LOM एक सीधी रेखा है तो x का मान क्या होगा। आकृति क्या दे रखा हुआ है उसको हम लोग पहले यहाँ पे बना लेते हैं ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा हमको भी दिक्कत ना करना पड़े। ओके, यहाँ पे आपको ये वाला आपका एंगल दे रखा हुआ है कितना, x + 20 और ये वाला एंगल क्या है आपका 50 डिग्री। ओके, और ये वाला एंगल जो है इसको मिला लीजिए, ये वाला एंगल जो है आपका x - 10 डिग्री। ओके, इतना दे रखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है क्या कि x का वैल्यू जो है आप ज्ञात कीजिए। x का मान जो है आपका क्या होगा, नाम रख लेते हैं, नाम से तो कोई मतलब नहीं है लेकिन नाम लिख लेते हैं QP। ओके, अब देखिए, अब ये वाला जो है आपका क्षैतिज जो है एक रेखा है, अब इसी पे न जो है दोनों किरण आकर ये की है आपका आपतित हुई है। तो मान लीजिए ये वाला आपका x + 20 है और ये आपका 50 है और ये x - 20 है, तो आपको पूछा जाए कि जो रेखा है इस पर ये वाला पूरा एंगल कितना डिग्री का होता है। तो ये पूरा एंगल कितना डिग्री का होता है, 180 यानी कि 180 डिग्री का होता है। तो आप भाई पूरा को जोड़िएगा तो 180 के बराबर होगा, तो आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए x + 20 और प्लस में और दूसरा का क्या है 50 और प्लस में तीसरा का क्या है x - 10 बराबर आपका क्या होगा 180 होगा, यानी कि तीनों को जोड़ दिए तो आपका 180 के बराबर हो गया। अब यहाँ से हम लोग x का मान आसानी पूर्वक ज्ञात कर लेंगे, x और x आपका 2x हो जाएगा, 2x और 20 आप 50 70 में से 10 घट जाएगा तो आपका 60 यानी कि आपका प्लस में 60 हो गया। अब इधर 180 है, अब यहाँ से आपका 2x बराबर कितना आ गया 160, इधर माइनस हो जाएगा तो 180 में से 60 घट जाएगा तो 120 हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 120 बटा में 2 हो जाएगा, तो आपका 60 जो है x का मान आएगा और यही जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो ये तो आपको काफ़ी आसान था। ये जो है पूरा एंगल 180 डिग्री का बनता है, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर, और तीनों को जोड़ने से ही हम लोगों का एक्स का मान जो है निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम लोग तीनों को ज्ञात के जोड़े तो यहाँ पे एक्स का मान यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो है आपका गोला का क्वेश्चन दे रखा है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी गोले का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। बोल रहा है क्या कि गोले का आयतन जो है, गोले का आयतन आपका समान है किसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो आप जो है जो इसका फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ आर का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। और जो है आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो ऑप्शन में इकाई में पूछ रहा है। तो आर का वैल्यू जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है और किसी का भी वैल्यू नहीं दे रखा हुआ है। हम लोग फॉर्मूले से ही आपको आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 4 गोले का आयतन जो होता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। और इधर आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये जो है आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको आपको याद रखना होगा। हम जब मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ाएंगे यानी क्षेत्रमिति जो स्टार्ट करेंगे उसमें जो है इस सारे फॉर्मूले को बताएंगे और कैसे क्या होता है उसको भी बताएंगे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन ER ITI इंटरेस्टेड में अब तक पूछ लिए गए हैं उसको भी हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लोग आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 पाई से 4 पाई ये आपका कैंसिल आउट हो गया और 2 आर से 1 आर कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या बचा आपका 1 आर ऊपर बच रहा है और बट्टा में 3 बच रहा है। और इधर आपका कुछ भी नहीं बच रहा है तो 1 बच रहा है। ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो ये आर ये 3 जो है इधर 1 से गुना हो जाएगा। तो आर इक्वल टू आपका कितना होगा 3 और ये 3 क्या है, इकाई में आएगा। क्यों क्या ये आपका 3 जो है इकाई में आएगा और यही जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर 3 के रूप में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो गया। ओके, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। नहीं समझ में है आया है कमेंट में बोल दीजिएगा। ओके, देखिए एक बार और हम बता देते हैं। गोले का आयतन जो है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर आपको क्वेश्चन ही बोल रहा था और बोल रहा था क्या कि त्रिज्या फाइंड आउट कीजिए। तो गोले का आयतन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को हम लोग बराबर कर दिया। तो जो कैंसिल आउट हो रहा है उस सबको कैंसिल आउट कर दिया। तो आर बराबर आपका क्या आ गया 3 आ गया यहाँ से। और यही जो है आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन और 3 जो आया वो आपका इकाई में आया। ओके, तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। तो 3 इकाई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो 50 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है कि एक मोटर चालक जो है 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है और वापसी में यही दूरी आपको 30 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत गति आपको किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आप यदि टाइम और समय और दूरी जो है चैप्टर आप हमारे वीडियो को वो वाला देख रखे हुए हैं तो आई होप आप उसको आसानी पूर्वक बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को काफ़ी सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन हमने जो है समय और दूरी में काफ़ी बार करवाए हैं। तो यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट में क्या बोल रहा है, औसत गति ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो औसत गति यानी औसत गति मतलब क्या, औसत गति मतलब कि क्या, कुल दूरी अब बटा कुल समय। तो कुल दूरी और बटा में कुल समय तो कुल दूरी आपका क्या है अब इसको ज्ञात करेंगे। क्यों, हमको जो पूछ रहा था औसत दूरी वो हमने लिख दिया कि औसत दूरी जो है आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन औसत दूरी ज्ञात करने के लिए आपको कुल दूरी और कुल समय दोनों मालूम होना चाहिए, तभी जाकर ये क्लियर होगा, अन्यथा नहीं क्लियर हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुल दूरी और कुल समय को ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कि एक मोटर चालक जो है 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से और यात्रा करता है और वापसी में यही दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की गति से, यानी कि आपको एक दूरी है 150 किलोमीटर की दूरी, 150 किलोमीटर की दूरी है। ये 150 किलोमीटर की दूरी जो है ये जाता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जाता है तो 50 किलोमीटर पर आवर की गति से, 50 दे रखा हुआ है, जी हाँ 50 किलोमीटर पर आवर की गति से। अब जब ये यहाँ पे चला गया तो यहाँ से ये आ रहा है इधर जब आ रहा है तो इधर आने का जो है चाल जो है सिर्फ ये आपका इधर से जाने का चाल था और उधर से आने का जो चाल है आपका चेंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है आपका 30 किलोमीटर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। ओके, यानी कि जा रहा है
50 किलोमीटर की दूरी से चाल से, और आ रहा है आपका 30 किलोमीटर की चाल से। तो यहाँ पे जो दूरी तय कर रहा है दोनों उतना ही दूरी तय कर रहा है, यानी कि जाने में 150 और आने में भी 150। तो कुल दूरी का आपका कुल औसत गति पूछ रहा है, तो कुल दूरी क्या हो गया आपका, जा रहा है 150 फिर आ रहा है 150, तो 150 300, यानी कि आपको कुल दूरी ज्ञात हो चुका आपका 300। अब जो है आपको यहाँ से चाल भी दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है 50 किलोमीटर और यहाँ पे 30 किलोमीटर। तो कुल दूरी आप बटा कुल समय हमको ज्ञात करना है, यानी कि समय कितना लग रहा है। तो जाने में 150 किलोमीटर कितना समय लगाएगा, 50 किलोमीटर की चाल से 3 घंटा लगाएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल तो दूरी और बटा में 50, यानी कि 150 बटा 50, यानी कि 50 3 150, यानी कि 3 बार में कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि 3 घंटा जो है इधर का समय आ गया। अब इधर का समय जो है आपका कितना आएगा, 150 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आपके जो है चाल से तय कर रहा है। तो यहाँ पे 150 बटा 30 करेंगे, यानी कि 5 घंटा, यानी कि इधर से आ रहा है जो वो 5 घंटा में आ रहा है। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। जब यहाँ पे हम समय निकालेंगे तो समय निकालने के लिए हम लोगों का दूरी क्या होता है फॉर्मूला, समय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी जाने का दूरी कितना हो गया, जाने का दूरी 150 बटा चाल, जाने वाला 50, तो दूरी बटा चाल हो गया। और फिर आयु रहा है तो वो आपका कितना 150 ही आ रहा है, और 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से, तो 150 बटा में 30 हो गया। अब देखिए 300 हो गया, और बटा में कैंसिल हो गया। जिस तरह यहाँ पे 3 घंटा और यहाँ पे 5 घंटा, तो यहाँ पे 5 घंटा हमने फिगर में भी बता रखे हैं, तो 5 ओके, यानी कि 5 3 8 घंटा आपका समय हो गया। अब यहाँ से देखिए तो 300 बाट ऊपर में, अब बाटा में आपका 8 हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये पूरा कैंसिल आउट कितना में होगा आपका, 8 दूना 16, 8 3 का 24, और 3 का 24, और उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 6 बचेगा तो 8 7 56, और उसके बाद 4 बचेगा तो 8 5 40, यानी 37.5 जो है आपका किलोमीटर पर आवर में इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यही आपका गति होगा, औसत गति। ओके, तो यहाँ पे औसत गति बराबर 37.5 किलोमीटर पर आवर होगा। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन जो है आपका दे रखा हुआ है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है आपका 37.5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि 37.5 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं एक बार और देख लेते हैं। औसत गति पूछ रहा था, तो औसत गति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी आपका कितना हो गया, आपको जा रहा है 150 और फिर वापस आ रहा है, तो वापस भी तो 150 ना चल के आएगा, तो 150 और 150 कितना हो गया आपका 300 हो गया। तो 300 ऊपर दूरी हो गया, और कुल समय क्या कितना हो लग रहा है, तो जा रहा है 150 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की गति से। तो 50 के चाल से 150 जा रहा है, तो 50 3 150, 3 घंटा जाने में लगा। फिर आ रहा है तो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रहा है 150, यानी कि 30 के चाल से आ रहा है वो भी 150 किलोमीटर। तो आपका 30 25 150, यानी कि 5 घंटा, यानी कि जाने में 3 घंटा और आने में 5 घंटा, तो 5 3 8। तो वही हमने किया था, तो 5 3 8 हो गया। अब 300 में 8 से भाग कर देंगे तो जो आएगा वो आपका 37.5 जो है। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, सही से आप कैंसिल आउट कर लीजिएगा यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो 37.5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आ जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और ये जो है आपका 50 क्वेश्चन थे ये आज कंप्लीट हो गए, वो भी 2017 के IIT इंटर एग्जाम में जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी आज के ये इस पार्ट 5 में कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो है पूरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये पूरा जो टाइप 5 तक यदि आप देखे हुए हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरा जो टाइप 5 तक का जो सोल्यूशन है वो कैसा लगा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को ऑन नहीं किए तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। ओके, तो रहने देते आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोरोना से दूर रहने के लिए घर पर ही पढ़ाई कीजिए और बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखिए। चलिए ओके, धन्यवाद।